जय हिंद क्लास। तो हम लोग इस वीडियो में इस सीरीज में हम लोग बिहार दरोगा यानी बीपीएसएससी में जो एग्ज़ाम हुआ था 24/4/2022 का पेपर का हम लोग फुल डिटेल्स के साथ सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और यह सीरीज नंबर फर्स्ट होगा। तो हम लोग बिहार दरोगा का भी सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। तो जितने भी सारे अभी तक बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी फर्स्ट पाली और द्वितीय पाली का सभी का क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन बैंक कोई भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोग ये भी क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्यार और सपोर्ट दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा। बाकी आपको यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक आपको शो रहा होगा। टेलीग्राम का नाम आपको अध्ययन सागर वाला सर्च करके आप लोग टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद क्लास में आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम वहाँ पर टेलीग्राम पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा देते हैं ताकि आप वहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगा ले और उसका आंसर सॉल्यूशन के साथ जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए हम बिना समय को वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्लास को लाइक शेयर कीजिएगा। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि बिहार दरोगा का जो पुलिस सब इंस्पेक्टर है, जिसमें 24/4/2022 का जो ये पेपर हुआ था उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन आज का। पहला नंबर सवाल है कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण होता है। तो जब सूरज निकलता है तब और सूरज डूबता है तब उस समय हमें सूरज जो है वो चपटापन क्यों दिखाई देता है। तो ये चपटापन दिखाई देने का मेन रीजन क्या है? तो यह है प्रकाश का अपवर्तन। चपटापन का मतलब होता है कि देखिए जब हमारा सूरज निकलता है तो एक ही बार में पूरा नहीं निकलता है। सूरज धीरे धीरे निकलता है, जिसके कारण कभी ऐसा समय आता है कि सूरज आधा निकला हुआ दिखता है और आधा अंदर की ओर डूबा हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण निकला हुआ जो भाग होता है वो चपटापन हमें दिखाई देता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का निचला जो भाग होता है वो क्षितिज के निकट होने के कारण ऊपरी भाग दूर होता है, क्योंकि सूर्य का निचला भाग ऊपर उठे हुए निचले भाग के कारण अंडाकार दिखाई देता है और सूर्य का चपटापन दिखाई देना ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है। अगर हमारा सूर्योदय होता है तो सूर्योदय होने से लगभग 2 मिनट हमें पहले दिखाई देता है। और ठीक सूर्यास्त जब सूर्य डूबने जाता है तो सूर्यास्त होने के बाद 2 मिनट तक हमें फिर दिखाई देते रहता है। तो सूर्योदय ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो होता है वो सूर्योदय होने से पहले 2 मिनट पहले हमें सूर्य दिखाई देते हैं, और जब सूर्यास्त हो जाता है सूरज डूब जाते हैं तब पर भी 2 मिनट बाद तक हमें दिखाई देते रहता है। तो ये सब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश जो है 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। तो ये 1915 में जो ब्रिटेन के खिलाफ शामिल हुआ था वो देश और कोई नहीं, ये बुल्गारिया था। कौन था? बुल्गारिया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध का यहाँ पर जिक्र आया है। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो ये प्रथम विश्व युद्ध चला था 4 साल, यानी 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। कितना? 1914 से 1918 तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बुल्गारिया जो था 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ जो है ये केंद्रीय बलों में शामिल होता है। और युद्ध की शुरुआत में केंद्रीय शक्तियों में जर्मन साम्राज्य और ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य शामिल थे। तो जब ये युद्ध की शुरुआत हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक चला था, लेकिन 1914 में जब ये युद्ध शुरुआत हुआ तो इस समय जो था वो ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य इसमें शामिल थे। लेकिन तुर्क साम्राज्यवाद में 1914 में शामिल हुआ। उसके बाद अक्टूबर 2015 में बुल्गारिया इसमें शामिल हो गया केंद्रीय बलों में। और जर्मन और ऑस्ट्रिया जो था वो हंगरी के पूर्व यानी हंगरी से पहले इस युद्ध का सहयोगी था। और 1900 इटली में ये एटेंट के पक्ष में युद्ध में प्रवेश कर चुका था।
ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा था कि 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ कौन सा देश केंद्रीय बल में शामिल हुआ था, तो बुल्गारिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है कि टेढ़ी बांध नदियों का संगम पर स्थित है। तो टेढ़ी बांध जो है ये भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है। संगम किसे कहते हैं, तो जब दो नदी आपस में जिस स्थान पर जिस जगह पर मिलती है तो उसे बोलते हैं संगम। मान कर चलिए कि यहाँ पर इधर से मान लीजिए कि भागीरथी आ रही है और इधर से जो आ रही है वो भिलंगना आ रही है। तो जहाँ पर ये मिलती है, हम समझाने के लिए आपको बताते हैं, जहाँ पर ये मिलती है तो मिलने की जगह जहाँ पर ये मिलती है उसी स्थान को हम लोग संगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो उसी स्थान को हम लोग संगम बोलते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि इधर से उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार होते हुए ये पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में मिल जाती है, और इधर से बांग्लादेश होते हुए ये ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आकर के मिलती है। तो जहाँ पर इधर से गंगा आकर के मिलती है, इधर से गंगा आकर के मिलती है और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आकर के मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी आकर के मिलती है। तो जहाँ पर ये बांग्लादेश में मिलती है वहाँ पर इसे मेघना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेघना। ठीक है। लेकिन जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से, तो इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। किसमें, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। लेकिन जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है उसे कहते हैं मेघना। ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा कि टेढ़ी बांध नदियों के संगम पर कौन सा है, तो ये भागीरथी है और भिलंगना नदी है। कौन सी है, भागीरथी और भिलंगना है। और इसका देखें हम लोग सोल्यूशन। चलिए, तो यहाँ पर कहता है कि टिहरी, तो टिहरी बांध और भागीरथी भिलंगना के तट पर स्थित है। टिहरी बांध दुनिया का चौथा है, याद रखिएगा। टिहरी बांध दुनिया का सबसे चौथा ऊंचा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो ये टिहरी बांध हो जाएगा, याद रखेंगे। और भारत का सबसे ऊंचा है, भारत का पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो हो जाएगा वो टिहरी बांध हो जाएगा, टिहरी बांध हो जाएगा। लेकिन विश्व में पूछेगा, पूरे संसार में पूछेगा, तो ये चौथा स्थान आता है ऊंचाई के मामले में। यह उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। ये भी याद रखेगा कि ये कहाँ है टिहरी बांध, तो ये टिहरी बांध है उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट का नाम उत्तराखंड, इस उत्तराखंड के जिला का नाम है टिहरी। ठीक है। ये टिहरी जो है यह एक जिला है उत्तराखंड का, यहाँ से इसका निकलती है और यहीं पर यह टिहरी जिला में इसको बनाया गया है। ठीक है। भिलंगना भागीरथी नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन पूछेगा कि भागीरथी नदी की सहायक नदी कौन है, भागीरथी की सहायक तब सहायक नदी कौन सी है, तो सहायक है आप लोग का यह है भिलंगना। सहायक का मतलब क्या होता है, तो सहायक का मतलब होता है कि जब कोई नदी एक बड़ी नदी आ रही होती है और उसके साइड से अगर दूसरा कोई छोटी छोटी नदियां आकर के मिलती है तो वो उसी में आकर के बहने में, और पानी का रफ्तार काफ़ी तेज होता है तो उसे बोलते हैं सहायक। तो एक बड़ी नदी में आकर के छोटी नदी मिल जाती है तो उसे बोलते हैं सहायक। जैसे कि यह भागीरथी का भिलंगना एक सहायक नदी है। टिहरी बांध को स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। याद रखिएगा ये टिहरी जो बांध है, इस टिहरी बांध को राम तीर्थ स्वामी राम तीर्थ सागर भी कहते हैं, राम तीर्थ सागर भी कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वामी राम तीर्थ सागर किसे कहते हैं, तो राम तीर्थ सागर कौन सी बांध को कहते हैं, तो राम तीर्थ सागर जो है वो हम लोग टिहरी बांध को ही कहते हैं। किसे बोलते हैं, तो हम लोग टिहरी बांध को ही कहते हैं, टिहरी बांध को कहते हैं। कहाँ है, तो ये उत्तराखंड के टिहरी जिला में स्थित है और भारत का सबसे ऊंचा है और विश्व का चौथा है। ठीक है। चलिए, टिहरी बांध का निर्माण जो था 1972 में स्वीकृत किया गया था। टिहरी बांध बनाने का जो स्वीकृति मिला था यानी मान्यता प्राप्त जो इसका मिला था वो मिला था 1972 में। 1972 में इसको मान्यता प्राप्त हुआ था, लेकिन यह कार्य इसका जो चला 1977 से 1978 में इसकी कार्य शुरुआत हुआ था। 1977 से 1978 में इसका कार्य जो है शुरुआत हुआ था, यानी कि बनना स्टार्टिंग हुआ था। ठीक है।
चलिए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि टेढ़ी बांध और नदियों के संगम पर कौन सा है, तो ये भागीरथी और भिलंगना है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर सवाल कहता है कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता यानी रेसिस्टेंस क्या प्रभाव पड़ता है। तो किसी भी अर्धचालक का प्रतिरोधकता अगर उनके ऋणात्मक तापमान का गुणांक के कारण तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी अगर हम लोग सिंपल कहें कि यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, तो घट जाती है। तो बढ़ाना, तो तापमान किसी का टेम्परेचर हाई कीजिएगा तो रेसिस्टेंस जो होगा वो उसका लो हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखिएगा कि किसी अर्धचालक का जो होता है टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो उसका रोकने की जो क्षमता है यानी कि प्रतिरोधकता उसका घटती है, लेकिन जब प्रतिरोधकता किसी का बढ़ाइएगा तो उसका तापमान घट जाता है। अगला क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि एक कूट भाषा में ब्रांच को EPDLF लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मास्टर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए, इसको सिंपल आसानी से पहचान सकते हैं कि यहाँ पर लिखल है BR, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं इसको, यह है BRANCH ब्रांच। स्पेलिंग देखना है ध्यान से, ठीक है। और इसको लिखा जाता है EPDLFF, ठीक है। स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा आप लोग को एग्जाम में। इसमें होता क्या है कि 3 अक्षर आगे किया है और 2 अक्षर पीछे किया है। जैसे इसमें देखिएगा कि बी में 3 अक्षर आगे बढ़ाइएगा तो क्या आ जाएगा, तो देखिए जोड़ करके, ठीक है। बी में 3 अक्षर आगे बढ़ाइए, इसमें 3 अक्षर जोड़िए आगे। तो जैसे कि बी हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। देखिए 3 अक्षर जोड़िएगा तो ई आ जाएगा, ई आ गया। ठीक उसी तरीके से अब 2 अक्षर पीछे आना है, तो ठीक है। आर और पी में, आर और पी में, तो पी से पीछे आइए, पी से पीछे आइए। तो पी से क्या हो जाएगा, तो MNOPQR, PQR। तो इसमें 2 पीछे आइएगा तो PQR, पीछे आएंगे तो आर हो जाएगा। यानी उधर से भी इधर आइएगा तो प्लस करना पड़ेगा 2, इधर से जाना पड़ेगा तो उधर करना पड़ेगा 3, ठीक है। फिर क्या होगा, तो फिर ये दोहराएगा, प्लस हुआ है तो अब आर और डी में, आर और डी में। तो फिर जो आर ए और डी में, तो ए में फिर 3 अक्षर बढ़ा दीजिए, डी में तो देखिए हो जाएगा ABC। तो डी तो चौथा स्थान पर आ जाएगा, तो 3 को बढ़ा दीजिएगा तो फिर डी हो जाएगा। यानी कि इसी के अंतराल पर है, इसी के अंतराल पर यहाँ पर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि मास्टर बोला है तो MASTER, मास्टर को क्या कहता है कि मास्टर को क्या होना चाहिए। इसे सिंपल है, तो पहले क्या किया था, तो पहले किया था 3 अक्षर को बढ़ाना है, तो जोड़िए MNO, तो यहाँ पर हो जाएगा P। देखिए P सब में है, तो अभी यहाँ पर नहीं काट सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम हटाते हैं, इसमें +3 जोड़े तो यहाँ पर P आ गया, ठीक है। अब इसमें 2 माइनस पीछे करना है, 2 माइनस इसमें पीछे करना है। तो देखिए यहाँ पर होता है ZYX होता है, ZYX होता है। तो हमको दुइये को आना था, इसमें से क्या आना चाहिए था, तो हमको इसमें दुइये को आना था, तो 1 और 2, तो यहाँ पर हो जाएगा Y। अब यहाँ पर PY आ गया है तो आपको पूरा खोजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम बचाना है। तो देखिए कि PY किस में है, तो P सब में था तो और Y इसमें नहीं है, तो इसके कारण गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमको PY खोज लीजिए, PY हमको लास्ट में आया है, आगे तो और खोजना था लेकिन हम उतना अभी नहीं खोजेंगे। तो देखिए यहाँ पर PC के कारण ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर PD के कारण गलत हो जाएगा, PX के कारण गलत हो जाएगा, ये PY है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इस स्थिति में आप लोग टाइम को बचा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए, इसमें सिर्फ क्या किया गया था, तो वही था कि 3 प्लस एक बार करना था और एक बार 2 माइनस करना था, ये नियम था। अगला कहता है कि एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो सेंटीमीटर भुजा वाले यानी कि n बराबर 5 दिया गया है, घन के सभी सतहों को रंगा जाता है। तो एक 5 सेंटीमीटर घन है, यानी कि इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से ये घन है, ठीक है। तो एक 5 सेंटीमीटर वाले, एक 5 सेंटीमीटर घन है
और सभी सतहों को इसका रंगा जाता है। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में भी काटा गया है। तो बताना है कि कितने घन ऐसे हैं जिसकी 2 सतहें रंगी होंगी। तो एक 5 सेंटीमीटर का घन है, इसको 1 सेंटीमीटर भुजा वाले में इसको काट दिया जाता है और काटे हुए घन को कितने ऐसे घन मिलेंगे जिसकी दोनों सतह क्या होंगे, तो रंगा होगा। तो कितना ऐसा घन मिलेगा, तो n बराबर हमको 5 दे ही दिया है। n बराबर हमको क्या दिया है, 5 दिया है। तो एक घन बराबर, यानी कि सिंपल यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि n बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर n-2, क्योंकि कहता है कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया कितने ऐसे घन प्राप्त होंगे। तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों में एक एक घन, तो एक घन यहाँ, एक घन यहाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा n-2 घन हो जाएगा, 2 घन। और कितना है, तो यहाँ पर कहता है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया है तथा एक भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा गया है, कितने घन ऐसे मिलेंगे जिसकी 2 सतहें रंगा हुआ है। तो यहाँ पर कहता है 5 सेंटीमीटर का हाइये है, तो लिखेंगे n माइनस, और यहाँ पर 2 सतह पूछा है तो 2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा हमारा 12, क्योंकि 4×3 = 12, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है तो कितना घन है, तो घन हमारा कितना है, तो यहाँ पर कहता है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को। तो घन में कितने सतह होते हैं, तो घन में सतह की संख्या कितना होता है, तो भाई 12 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 बराबर के बराबर n के जगह पर n के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे कि n बराबर हमारा हो जाएगा 5, क्योंकि एक 5 सेंटीमीटर का घन था। तो लिखेंगे 5 - 2 और बराबर में हो जाएगा, यानी कि ये गुना में था, ठीक है, ये बराबर में नहीं था, ये गुना में हो जाएगा। ये गुना में हो जाएगा 12, और n हमारा कितना दिया है, तो 5 सेंटीमीटर दिया है। तो n के जगह पर हम 5 लिखेंगे, माइनस के माइनस 2 के 2 इंटू, और गुना में हो जाएगा हमारा 12। 5 में से 2 गया तो 3 होगा, गुना हो जाएगा 12, यानी 12×3 = 36 इसका आंसर होने वाला है। तो 36 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो ये ऐसे 36 घन होंगे जिसके 2 सतह रंगे होंगे। अगला 7 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन है। तो सिंपल है, इसको भाग करना है। जैसे यहाँ पर 11 से 7 में भाग करना है, तो नहीं लगेगा तो 0 बैठाएंगे, दशमलव यहाँ पर 0 बैठेगा, 11×6 = 66 हो जाएगा। 10 में से 6, क्योंकि 0 में से 6 नहीं घटेगा, तो 10 में 6 गया तो 4 बचेगा, ये 6 में 6 गया खत्म। फिर यहाँ पर 0 बैठेले ही हैं, तो यहाँ पर 0 बैठा दीजिए, तो 11×3 = 33 लगा दीजिए, 11×3 = 33 हो जाएगा। तो 10 में से फिर 0 नहीं घटेगा, तो यहाँ पर घट जाएगा 7 हो जाएगा, और ये फिर कट जाएगा। फिर यहाँ पर 0 बैठेगा तो 11×6 = 66 हो जाएगा। यानी इस तरीके से संख्या ये दोहराती रहती है, इस तरीके से संख्या आपका दोहराती रहती है। तो इसका कितना आया, तो 0.636 आया है। आगे देख लेते हैं 3 4 का। तो यहाँ पर 3 है, बी वाला का चेक कर लेते हैं। तो 3 और 3 हो जाएगा अंदर 3, और ये हो जाएगा 4। तो 4 को 3 से भाग करना नहीं लगेगा, 0 बैठाएंगे, तो यहाँ पर भी 0 बैठेगा, दशमलव, 4×7 = 28 हो जाएगा, 4×7 = 28। तो यहाँ पर देखिए कि एक राशि ये जो 12 हो गया, क्योंकि आया था पहले 6 और इसमें आ गया है 7, ये तो 12 हो गया। फिर 5 को करना है 7 से, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, नहीं लगेगा, 0 बैठाएंगे, दशमलव, 0, 7×7 = 49, तो ये भी 7 इसको आ रहा है, तो 0.7 आ रहा है। इसका कितना आया, तो इसका भी 0.7 आया है। 4/5 को देख लेते हैं, ये डी वाला को, तो यहाँ पर देख लेते हैं, 4 अंदर हो जाएगा, 5 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 बैठेंगे, दशमलव, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 5×8 = 40। तो इसका आ गया, और कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए, तो इसका आ गया 0.8, इसका आ गया 0.7, और इसका आ गया 0.7। तो सबसे छोटा पूछा था कि सबसे छोटा कौन है, तो 0.6 है, क्या है, 0.6। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक सभी लोग को क्लियर है। आइए अगला नंबर सवाल देखते हैं। 1700, अगला सवाल कहता है कि 1799 इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का राजा किसने बना था, किसे बनाया गया था। तो 1799, सबसे पहला एक आंसर आप लोग को यही देखना है कि टीपू सुल्तान का मृत्यु कब हुआ था, 1799
99 ईस्वी में। और यह कहाँ का राजा था? तो मैसूर का राजा था। तो टीपू सुल्तान मैसूर का राजा था, जिसका निधन 1799 में होता है। और 1799 के बाद टीपू सुल्तान को मरने के बाद यहाँ का राजा किसे बनाया गया था? तो यहाँ का राजा बने थे कृष्णराज तृतीय ने। कृष्णराज तृतीय ने बना था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णराज तृतीय इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का राजा कृष्णराज तृतीय बनता है। मैसूर का नया राजा मौजूदा हिंदू राजवंश थे। ये भी याद रखिए, कृष्णराज जो थे ये हिंदू राजवंश से संबंधित थे। यह एक छोटे शासक कृष्णराज तृतीय के अधीन दिया गया था, जिन्होंने सहायक गठबंधन को स्वीकार कर लिया था। अपने पिता हैदर अली के बाद जो है 1789 में ये टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठा था। तो टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? तो हैदर अली था। हैदर अली था, ये भी याद रखिएगा। हैदर अली जो गद्दी पर बैठा था 1789 में बैठा था, 1789 में। और बेचारा को 1799 में इसका मृत्यु हो गया, तब जाकर के कृष्णराज तृतीय को गद्दी पर बैठाया गया। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल को देखते हैं। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? एक बार आप लोग कमेंट्स में बताएंगे कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। कमेंट्स में आप लोग जरूर बताइएगा सभी के आंसर, क्योंकि देखिए जितना आप लोग आंसर लिखेगा कहीं भी चीज कॉपी में या कहीं भी लिखेगा तो आंसर याद रहता है। तो चौथा मैसूर युद्ध पूछे, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? कितने लोग को याद है? तो ये हुआ था 1798 से 1799 तक, जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। इसमें टीपू सुल्तान की क्या हुआ था? तो टीपू सुल्तान का मौत हो गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि टीपू सुल्तान का मौत कब हुआ था? तो 1798 से 1799 में जो चौथा मैसूर आंग्ल युद्ध चल रहा था उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया था। तो इसी के बाद जो इसको कृष्णराज तृतीय को राजगद्दी दिया गया। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है कि क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम होता है सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है। सिलिका जिसे सामान्य क्वार्टर्ज के रूप में जाना जाता है। सिलिकॉन का डाइऑक्साइड यानी कि SiO2, सिलिकॉन का डाइऑक्साइड इसका सूत्र होता है, ये भी याद रखिएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। सोडियम सिलिकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम सिलिकेट का अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए कि इसका सूत्र क्या होता है सोडियम सिलिकेट का, तो ये होता है Na2SiO2 सोडियम सिलिकेट। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग करते हैं हम लोग वाटर ग्लास में, वाटर ग्लास में इसका उपयोग किया जाता है, ये भी आप लोग का याद रखना है। और भूपट्टी में दूसरा सबसे सामान्य खनिज है। अगर क्वेश्चन पूछेगा भूपट्टी में, भूपट्टी में दूसरा सामान्य खनिज कौन सा है? तो यही है आप लोग को सोडियम सिलिकेट। दूसरा सामान्य खनिज कौन सा है? तो ये सोडियम सिलिकेट ही हो जाएगा, यानी कि क्वार्टर्ज हो जाएगा। ठीक है, यह अलग अलग रूप में भी पाया जाता है, इन्हीं में से एक सोडियम सिलिकेट आता है। तो सोडियम का जो क्वार्टर्ज है इसी का एक रूप है सोडियम सिलिकेट, क्योंकि यह अलग अलग क्वार्टर्ज होता है, अलग अलग रूपों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला 10 नंबर सवाल कहता है कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो प्रत्येक राज्य के राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है? तो इसका वर्णन जो है वो किया गया है अनुच्छेद 4 में। अनुच्छेद यानी आर्टिकल अनुच्छेद 4(1) के तहत किया गया है। ठीक है, और 80(2) के तहत किया गया है। ठीक है, चलिए चौथी अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है। अगर चौथी अनुसूची पूछेगा कि चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये चौथी अनुसूची जो है वो केंद्र एवं राज्य के विधानसभा के सीटों का आवंटन से संबंधित है। केंद्र एवं राज्य के विधानसभा
विधानसभा के सीटों का आवंटन है, विधानसभा के सीटों का जिक्र है इसमें चौथी अनुसूची में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। ये भी कहा गया है कि अनुच्छेद 280 सॉरी अनुच्छेद 80 के तहत 280 लिखा गया, अनुच्छेद 80 के तहत जो है वो 250 सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम से अधिकतम। ये अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि राज्यसभा में जो है अधिकतम जो संख्या हो सकते हैं, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या हो सकते हैं वो 250 हो सकता है, वो भारतीय संविधान अनुच्छेद 80 में कहा गया है। जबकि जिसमें 238 सदस्य राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से निकल करके आते हैं। ये भी याद रखिएगा कि कितने राज्य और केंद्र शासित से, तो 238 में जो होता है वो राज्य और केंद्र शासित, राज्य और 2 केंद्र शासित। आप लोग को कमेंट्स में बताना है कि वो 2 केंद्र शासित कौन सा है। तो 2 केंद्र शासित से सदस्य इसमें शामिल प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, और राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीत। तो राष्ट्रपति कितने को मनोनीत करते हैं, तो राष्ट्रपति 12 को मनोनीत करते हैं, राष्ट्रपति 12 को मनोनीत करते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला नंबर सवाल को देखते हैं कि क्लास कितना लंबा हो गया, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। चलिए 10 को क्वेश्चन को रहने देते हैं, 10 तक हो गया। 11वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 540 के गुणनखंड की कुल संख्या कितना होगा। तो 540 के गुणनखंड की कुल संख्या इस तरीके से करिएगा, तो 2 7 14 दो दूनी 4 हो जाएगा, और 2 7 14 हो जाएगा, 2 5 10, 275 हो जाएगा। 3 से लगाइएगा तो 3 7 1 3 27, यहाँ पर सही लगल है। 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 7 14, 270 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा तो 2 से लगेगा तो 13 दूनी 26 और 2 5 10, 135 हो जाएगा। 3 से लगाइएगा तो 3 चौके 12, 15 तिया 45 हो जाएगा। 3 से लगाएंगे तो 15 तिया 45, फिर 3 से लगाइएगा, फिर 5 से लग जाएगा, इस तरीके से। तो इसका आंसर जो निकल कर के आ जाएगा आप लोग के बीच वो 540 बराबर, क्योंकि 2 गो 2 है और 3 गो 3 है, 3 गो 3 है, एगो 5 हो जाएगा, एगो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आसानी से हम लोग लिख सकते हैं कि 540 बराबर 2 गुने 2 गुने 2, और इतना समय ना लगाइएगा तो आसानी से वहीं पर कर लीजिएगा। हम ऐसे समझाने के लिए बोल रहे हैं कि 2 एगो 2 है ना, हाँ 2 गो 2 है, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 2 हम लोग को क्या गया है, तो 2 गुने 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 के पावर 2। 3 हमारा क्या गया था, 3 के पावर हमारा कितना हो जाएगा 3, और 5 क्या गया था 1 आ गया, 5 क्या गया गया 1। सब में जो है एक एक ऐड कर देना है, इसमें 2 में भी 1 ऐड करना है, 3 में भी 1 ऐड करना है, और 1 में भी ऐड करना है। तो लिखेंगे 2 + 1 और यहाँ पर गुना हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, फिर उसके बाद गुना यहाँ पर कर देंगे, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 + 1, फिर गुना कर देंगे और 1 + 1 कर देंगे, फिर यहाँ पर गुना करेंगे। तो 2 आए कि कितना हो जाएगा 3 गुने 3 आए कितना हो जाएगा 4, अब फिर यहाँ पर गुना हो जाएगा, और 1 आए कितना हो जाएगा तो 2, तो 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। तो इसका आंसर निकल करके आ जाएगा कि कुल संख्या जो हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस घटना को हुआ था। तो ये देखिए, ये जलियांवाला बाग जो है, यानी कि ये जो बगीचा है, यह जो बगीचा है ये कहाँ है, तो ये अमृतसर पंजाब में है। अमृतसर अमृतसर कहाँ है, तो ये अमृतसर पंजाब में पड़ता है, अमृतसर पंजाब में पड़ता है। बैसाख का दिन था और सभी बैसाख के दिन में देखते हैं कि बहुत सारे फसल काटते हैं, तो बहुत सारा अच्छा खासा फसल हुआ था, फसल काटा था। इसके खुशी में सब जो है जलियांवाला बाग में बगीचा में सब किसान जो थे निहत्थे लोग थे, क्योंकि भाई वहाँ पर कोई झगड़ा लड़ाई या कोई युद्ध थोड़ी करना था कि हथियार लेकर के जाए। तो वह बैसाख का दिन था, फसल काटा हुआ था, सभी लोग को उसी के खुशी में, उसी के उपलक्ष्य में इस बगीचा में सभी लोग शामिल थे इकट्ठा अपना जो है सो खुशी मनाने के लिए। लेकिन ये घटना कैसे हो जाती है, तो यहाँ जो है
और जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा है, और ये भी कहाँ है, तो स्वर्ण मंदिर में है। क्वेश्चन पूछेगा कि स्वर्ण मंदिर कहाँ है, तो ये अमृतसर में है, ये भी याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 को जो ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड था, जिसे एडवर्ड डायर कहते हैं, उन्होंने अंग्रेजी फौज से गोलियां चलवा दिए थे इन निहत्थे लोगों पर, क्योंकि ये बगीचा में आए थे सिर्फ खुशियां मनाने के लिए, जिसमें बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला उधम सिंह ने, और यही जनरल डायर को जाकर के मार डाले थे उधम सिंह ने। तो याद रखिएगा कि जनरल डायर को किसने मारा था, तो उधम सिंह ने मारा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड या अमृतसर नरसंहार तब हुआ था जब कई ग्रामीण क्या थे, बैसाख के उत्सव का बैसाखी त्यौहार मनाने के लिए इस पार्क में जुटे हुए थे। इसी दिन क्या हुआ है कि जनरल डायर वो आता है और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा देती है, जिसमें 379 व्यक्ति मारे जाते हैं और 1200 लगभग, ये तो सरकारी डाटा है, इससे भी अधिक हो सकता है, तो ये घायल हुए होंगे, घायल हुए थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुआ था। ऑप्शन नंबर हम लोग को सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आप लोग को वीडियो लंबा चलेगा, या हम सोचते हैं कि वीडियो छोटा छोटा रहे ताकि आपको रिवीजन करने में भी बने। ठीक है, बस आप लोग बताइएगा कि क्या आप लोग का क्या विचार है, क्या आप लोग का राय है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग चैनल पर इस परिवार में अध्ययन सागर वाला में नहीं हैं, तो आप लोग इस परिवार को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा। आने वाला जितना भी सारे आप लोग को सेट प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक होगा, एमसीक्यू होगा, पीवाईक्यू के रूप में होगा, सभी आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस क्लास को लाइक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।